देखो यहां से प्रॉपर जीएसटी स्टार्ट होता है और सबसे प्यारा है, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। जीएसटी में अपन बोलते हैं सर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स एंड सर्विस पे ही टैक्स होना चाहिए। तो सबसे पहले लड़ाई इस चीज पे होती है कि गुड्स क्या है। तो अगर आपको ध्यान हो तो हम बचपन की डेफिनेशन पढ़े गुड्स में, याद है अपन सेल ऑफ गुड्स एक्ट पढ़ते फाउंडेशन, और उसमें पढ़ते एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, याद आई कहानी, ठीक है, अदर देन मनी एंड सिक्योरिटी बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्री टू बी सप्लाइड और टू बी सर्व्ड अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। अब इसी में कुछ चीजें और इलैबोरेट होती है, ठीक है। पहले तो सर मूवेबल प्रॉपर्टी कवर्ड है, तो इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी से बाहर है। इमूवेबल प्रॉपर्टी जीएसटी से बाहर है, मतलब अगर मैं किसी को अपना घर बेचता हूं, जीएसटी नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा। मैंने ये कभी नहीं बोला इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, इनकम टैक्स तो लगेगा, इनकम टैक्स अभी भी लगेगा, ठीक है। अगला अदर देन मनी, मतलब मनी बाहर है सर जीएसटी से, मनी गुड्स की डेफिनेशन में नहीं आता, ठीक है। पर मनी मतलब क्या होता है, ये भी तो एक क्वेश्चन है ना, मनी क्या होता है। ऐसी कोई भी करेंसी जो लीगल टेंडर के फॉर्म पे हो, जिसको हम ऐसा लीगल टेंडर एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो सब मनी है। और ऐसी कोई भी चीज, ऐसी कोई भी करेंसी जो अपनी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू पे है, उसको मनी नहीं बोलते। पता है इसका मतलब, ऐसी कोई भी करेंसी जो अपनी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू पे है, उसको हम मनी नहीं बोलते। पता है इसका मतलब, जैसे कि चालू हो जा, मैं भी आया हूं, सब आए हैं, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ, चालू हो जाओ जल्दी, ना 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 कोई बात नहीं, जल्दी, अबे लेट हो रहे हैं, क्लास चालू तो लास्ट क्लास भी वही बोला था, तू जल्दी आ, चालू हो, चालू हो, तेरे को सुधारना मतलब सबसे बड़ी एक जंग है, चालू हो जा। वो तो गनीमत तू आज ग्रुप में मैसेज नहीं किया कि सर छुट्टी दे दो पानी गिर रहा है करके, नहीं तो तू वो भी कर देता। तेरे कारण पाजी छोड़ दिया लास्ट क्लास, पूछ ले, पाजी को ये लगा कि छुट्टी है करके, नीतीश मैसेज किया करके छोड़ दिया, पूछ ले। हाँ देखा, हाँ चल जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी गलती थोड़ी क्या, चल जल्दी जल्दी जल्दी, फिर पढ़ना भी है। तू चालू तो कर, फिर गिनना हम स्टार्ट करेंगे, चालू हो जा, हाँ कान पकड़, चालू हो जा, वेरी गुड, आवाज आ रही है इसके पैर से, असर तो है, सीखेगा, टाइम पे आना, इंटर पे तो सीख ही जाएगा, टाइम पे आना, वेरी गुड। 8 हुए, बचा है, हाँ वेरी गुड, बैठ। तो अपन मनी में क्या नहीं लेते, ऐसी कोई भी करेंसी जो उसकी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू पे। अब ये न्यूमिस्मैटिक वैल्यू क्या होती है, ध्यान से सुनना। आप लोग को पता है पुराने जमाने के अशोका के जो सिक्के होते थे, या जो बहुत पुराने सिक्के होते थे जो अब चलन पे ही नहीं है, जिसको हम यूज ही नहीं करते, वो मनी नहीं होते, क्योंकि उनकी एक अलग ही वैल्यू होती है। जैसे अशोका के टाइम का सिक्का अगर आपको मिल गया तो आप लोग उसको लाखों में बेच सकते हो, तो वो मनी नहीं है सर, वो उस जमाने में मनी था, आज मनी नहीं है सर। आ रही बात समझ, इन्होंने ये चीज इसलिए क्लियर की, कल के दिन अगर आप अशोका का वो सिक्का मिला, मान लो आप कोई बिल्डिंग के लिए नींव खोद रहे थे, जमीन खोद रहे थे, और वहां पर आपको अशोका का सिक्का मिल गया या पुराने जमाने का सिक्का मिल गया जिसकी वैल्यू 2 करोड़ रुपए, अगर आप आज उसको बेचने जाओगे तो उस पर जीएसटी है सर, उस पर जीएसटी, क्योंकि उसको सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाता है। आ रही बात समझ, इसीलिए समझना जरूरी है सर क्या चीज मनी है और क्या नहीं है, ये समझ। वो एंटीक में कंसीडर करते हैं ना, हाँ एंटिक में वो मनी के फॉर्म से बाहर हो गया, इसलिए इनको बताने की जरूरत ही नहीं, बोलते ना तो लोग क्या बोलते हैं, भैया ये भी तो पहले रुपए के फॉर्म में था, तो आज भी रुपए ही है, लोग ऐसा बोल के बच जाते। सरकार बोली नहीं है भाई रुपए नहीं है, ये वो उस जमाने में रुपए हुआ करता था, आज रुपए नहीं है, आज अगर इसको बेच रहे तो जीएसटी है, ठीक। अगला है सिक्योरिटीज, ये तो बहुत अच्छे से समझो सर, सिक्योरिटीज बाहर है। अब सिक्योरिटीज बोल रहा मतलब शेयर्स वगैरह सब बाहर है सर,
क्योंकि आज शेयर मार्केट में लाखों लोग डील कर रहे हैं सर, लाखों क्या करोड़ों लोग डील कर रहे हैं सर। अब आप समझो अगर सिक्योरिटीज शेयर्स में अगर जीएसटी लगाने लग गए इन लोग, तो बाप रे बाप, करोड़ों लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं सर, करोड़ों लोग, फिर हर जगह जीएसटी आ जाएगा। तो इन्होंने बोला ना ना, सिक्योरिटीज बाहर है, गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, गुड्स में नहीं आता सिक्योरिटीज। तो अगर आप शेयर्स, डिबेंचर, फ्यूचर, कॉल ऑप्शंस कुछ भी करो, खरीदो, डेरिवेटिव्स वगैरह कुछ भी खरीदो, सब बाहर है, सब गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है। समझ आई बात? बट इंक्लूड्स एक्शनेबल क्लेम। ये पता है क्या होता है एक्शनेबल क्लेम? किसी चीज का अपने डिस्प्यूट चल रहा है, क्लेम आता है तो ऐसा कोई भी क्लेम जिसके अगेंस्ट अपन एक्शन ले सकते हैं और पैसा ले सकते हैं। बेसिकली अनसिक्योर्ड डेटर, अनसिक्योर्ड डेट जो होता है वो एक्शनेबल क्लेम होता है, जिसमें हम उसके ऊपर केस करके वो क्लेम कर सकते हैं सर, एक्शनेबल क्लेम। ये गुड्स है, ये गुड्स है क्योंकि हम डेटर्स को बेच सकते हैं। अभी आप लोग छोटे हो, जब आप लोग एफएम पढ़ना स्टार्ट करोगे ना इंटर में, अभी सेकेंड ग्रुप का एफएम, तो वहां पर आप लोग सीखोगे, शायद इंटर में हो ना हो, फाइनल में तो है, कि आप फैक्टोरिंग कर सकते हो, अपने डेटर्स को भी बेच सकते हो। तो आप जो अपने डेटर्स को बेचते हो उस पर जीएसटी लगता है सर, एक्शनेबल क्लेम। ये छोटा सा एग्जाम्पल था, ऐसे तो बहुत है, अभी पढ़ेंगे सर। समझ आया? क्लियर हुआ? अगला, बाकी ये तो सिंपल है सर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच्ड टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड व्हिच आर एग्रीड टू बी सर्व्ड बिफोर सप्लाई और अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। ऐसी कोई भी चीज जो जमीन के नीचे उगती हो या जमीन के ऊपर हो, जिसको हम गुड्स को रिमूव कर सकते हैं, वो सब सप्लाई में आ जाएगा, वो सब गुड्स में आ जाएगा, और उन सब पे जीएसटी की बातें होगी। अगला है पर्सन। पर्सन की डेफिनेशन जिंदगी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका बस चलता तो ये तो जानवर को भी पर्सन में डाल देते जीएसटी के नाम पे। गनीमत जानवर यहाँ नहीं है, गनीमत नहीं है, इनका बस चलता तो जानवर को भी डाल देते, क्योंकि इन्होंने पर्सन में किसी को नहीं छोड़ा है। देखो, किसी को नहीं, किसी को नहीं। ये तो जानवर को ही ये बोल देते, भाई तू सर्कस में डांस किया, तेरे को डांस किया, लोग देखने आए, पैसे की कमाई हुई, ला जीएसटी। कोई भरोसा नहीं है इन लोगों का। गनीमत पर्सन में, जानवर नहीं है, बाकी सबको है, कोई किसी को नहीं छोड़े इन लोगों ने। गवर्नमेंट तक को नहीं छोड़े भाई, गवर्नमेंट तक को नहीं छोड़े, गवर्नमेंट भी जीएसटी में, सब पे करते जीएसटी, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने जीएसटी में, किसी को नहीं। गवर्नमेंट भी अपने आप को पे करती है। हाँ बिल्कुल, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट से जीएसटी लेती है। अपन पढ़ेंगे, बहुत सारी चीजें आएगी। अगला है टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। जीएसटी लगने के लिए कोई भी ऐसी चीज होनी चाहिए जिसपे टैक्सेबल सप्लाई हो। लास्ट क्लास में मैं बैठा के पढ़ाया था सर, कुछ चीजें जिन पे जीएसटी नहीं लगता सर, याद आया पाजी? दारू बाहर है, वोडका बाहर है, वोडका, हाँ दारू, वोडका, रम, जिन, याद आई? हाँ, सब 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 सब, ठीक है, ये सब चीजें बाहर है सर, तो ये टैक्सेबल सप्लाई है ही नहीं। अब अगर मैं दारू किसी को सप्लाई करता हूँ तो उसमें जीएसटी नहीं है सर, दारू पे जीएसटी नहीं है। पर याद रखना, जिस होटल में बैठ के मैं दारू पी रहा हूँ, वहां पर जो सर्विस दे रहा है उस पे जीएसटी है सर, उस पे जीएसटी है, दारू पे जीएसटी नहीं है, सर्विस पे अभी भी जीएसटी है सर, ठीक है। अगला है टैक्सेबल टेरिटरी। सर जीएसटी पूरे इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा सर, इंडिया मतलब जम्मू एंड कश्मीर भी आएगा। अगला है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। सर इंडिया से बाहर, इंडिया से बाहर आप जीएसटी नहीं लगा सकते ना, इंडिया से बाहर जीएसटी नहीं लगा सकते। एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जीएसटी लग सकता है, बट इंडिया से बाहर जीएसटी नहीं लग सकता। मतलब अगर यूएस वाला दुबई वाले को कुछ बेच रहा है तो उस पर आप जीएसटी नहीं लगा सकते, बट अगर इंडिया दुबई को बेच रहा है या दुबई वाला इंडिया को बेच रहा है तो उस पर जीएसटी हो सकता है। आधी बात समझ? अब इन्होंने समझाया सर इंडिया क्या होता है। एज सच देखो, पढ़ने को तो ये आप पूरा डिटेल में पढ़ सकते हो, बट एज सच एग्जाम के लिए इररिलेवेंट होता है। इंडिया मतलब एक जो कोस्टल लाइंस होती है हमारी इंडिया की, वो कोस्टल लाइंस हमारा इंडिया है, उससे समुद्र में 17 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया है, और 1 नॉटिकल माइल 1.8 कुछ किलोमीटर्स होता है सर, 1.852 किलोमीटर्स क्या बोलते हैं इंडिया होता है समुद्र में। तो इतना दूर तक समुद्र में पूरा इंडिया है। ओ भैया पढ़ लेना, क्या ही करेगा, उतना दूर तक अपन तैर भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो उतना दूर तक अपना इंडिया होता है। आप समझ नहीं रहे हो बोलने का मतलब, उतना दूर तक इंडिया होता है मतलब उस उतनी दूर में
जो भी काम आप करोगे इंडिया में बिला रहा है। उस पर जीएसटी लगेगा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है या गोवा समझ लो, जो आपको समझना हो। आपको पता है सर वहां पर वाटर कई एक्टिविटीज होती है, स्कूबा डाइविंग वगैरह सुने हो कभी? ठीक है, तो स्कूबा डाइविंग वगैरह होता है। तो सर ऑब्वियसली बात है सर, 12 नॉटिकल माइल्स के आगे तो जा नहीं रहे लोग। सॉरी 17 बोला था ना, 17 नहीं, 12 नॉटिकल माइल्स। 12 नॉटिकल माइल्स के आगे तो ये लोग जा नहीं रहे सर। अब ये 12 नॉटिकल माइल्स के आगे जाते ही नहीं है सर। तो इस 12 नॉटिकल माइल्स में जो स्कूबा डाइविंग वगैरह होती है, इन सब पे जीएसटी है, इन सब पे जीएसटी है। सर एक वो भी है ना कि जीएसटी जीएसटी में भी दो प्रकार के रहते हैं, जो देते और नहीं देते टाइप। वो अलग मैटर है यार, वो चोर चमारी वाली बातें अलग है, वो अलग है। नॉर्मल अभी मैं आपको प्रोविजन ये सिखा रहा हूँ कि सर जो स्कूबा डाइविंग की सर्विस है वो भी 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर ही होती है सर, तो वो जीएसटी है, उसमें जीएसटी है। पर सिर्फ 12 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया नहीं है सर, आगे भी जाता है सर, 200 नॉटिकल माइल्स तक इंडिया जाता है। पर 200 नॉटिकल माइल्स तक जो इंडिया जाता है उसमें कुछ चीजों पे लिमिटेड होता है सर। आगे का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, अदर मैरिटाइम जोन। बट ये हमारे काम का नहीं होता, क्योंकि इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल मिलता है, तो वो इंडिया का है। पेट्रोल के अलावा वहां पर अगर आप कुछ काम करोगे तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर पे चल जाता है। क्या बोला, समझ आया? वहां पर अगर पेट्रोल मिला तो इंडिया का, उससे आगे कुछ मिला, पेट्रोल के अलावा कुछ और है, तो फिर वो सर इंटरनेशनल बॉर्डर पे होता है, फिर वो इंटरनेशनल कोर्ट पे डिसाइड होता है कि वो किसका जाएगा सर। समझ आ रहा है? तो कोई आपसे कभी पूछे कि सर इंडिया कहां तक हम काम करेंगे तो जीएसटी एप्लीकेबल है, बोलना है इंडिया में कोस्टल लाइन तक पूरा इंडिया है, और उसके बाद 12 नॉटिकल माइल्स तक पूरा इंडिया है। यहां पर अगर आप कुछ भी काम किए जीएसटी लगेगा, बिल्कुल लगेगा जीएसटी। सारी बात समझ क्लियर हुआ? अगला, मैन्युफैक्चर करना मतलब पता है किसी को? और रॉ मटेरियल तो मेरा एक क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से आंसर करना। जैसे मान लो पपीता जानते हैं ना सब, ठीक, पपीते से कतरी बनती है, आपको पता है कतरी, टूटी फ्रूटी बोलते हैं जिसको प्यार से। तो सर अगर पपीते से कतरी बन रही है तो क्या वो मैन्युफैक्चर है कि नहीं है? तो आप लोग से पूछ रहा हूँ, मेरे को ना बताओ, मेरे को नहीं पता, मैं तो आप लोग से पूछ रहा हूँ। पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। वो सब नहीं, अगर आप मैन्युफैक्चर बोलोगे तो जीएसटी है। क्योंकि पपीते से ही बनती है वो टूटी फ्रूटी, आप पता कर लेना, तो वो मैन्युफैक्चर है कि नहीं है तो उस पर जीएसटी। तो मेरा एक क्वेश्चन है, आराम से आंसर करना। सर कपड़े का थान है, थान तो समझते हो ना, गट्ठा, कपड़े का थान है, बड़ा सा गट्ठा है सर। उस गट्ठे में से मैंने क्या किया, 1-1 मीटर का पीस बना दिया, और लोग मेरे पास 1-1 मीटर का पीस खरीदने आए, क्योंकि दिवाली में लोग पूजा करते हैं तो लाल कपड़ा नीचे रखते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो मैं वो लाल कपड़े का थान था, गट्ठा था, उसमें से 1-1 मीटर का पीस बना लिया। मेरा क्वेश्चन है वो मैन्युफैक्चर है कि नहीं? सारी बात समझ, यही चीज की लड़ाई है। मैन्युफैक्चर मतलब कोई नई चीज बनना चाहिए, कोई नई चीज जिसकी नई पहचान हो। जब तक उसकी कोई नई पहचान नहीं है वो मैन्युफैक्चर नहीं है। पहचान नहीं होनी चाहिए, न्यू आइडेंटिटी, न्यू पहचान होनी चाहिए उसकी, उसको नए नाम से जाने जाए, नए यूज होना चाहिए उसके, तब वो मैन्युफैक्चर है। आप समझो हम लोग एक्साइज में ऐसे ही लड़ते थे, अब तो एक्साइज बंद हो गया, अब तो जीएसटी हो गया सर। हम लोग एक्साइज में ऐसे ही लड़ते थे, कुछ नया होना चाहिए। जब तक कुछ नया नहीं है जीएसटी नहीं है। उस टाइम एक्साइज नहीं होता था, जब तक कुछ नया नहीं है। अगर कुछ नया नहीं है तो एक्साइज नहीं है। आप समझो, आपको मजाक लग रहा होगा, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये शर्ट है, अब ये शर्ट है तो ये नॉर्मल टी शर्ट है सर, ठीक है। अब मान लो इसी टी शर्ट पे मैं यहाँ सीए वर्धमान डागा लिखाया, मेरा क्वेश्चन कुछ नया है? नहीं नहीं, सर्विस तो बात की बात है, वो तो जीएसटी में हो गया। मैं एक्साइज की बात कर रहा हूँ, जब हम लोग पढ़ते थे तब। क्या लगता है कुछ नया बना? नहीं। क्या नया है? आज भी टी शर्ट ही है, कुछ नया नहीं हुआ, कुछ भी नया नहीं हुआ। डिजाइन बदल देगा अपन टी शर्ट की। अभी तो ये टी शर्ट मैं सिर्फ प्रिंट कराया हूँ इसमें। नहीं हमें मतलब पूछ रहा था जब अपन डिजाइन बदल देते हैं। जैसे कि कैसे बदलता? बनी हुई टी शर्ट पे डिजाइन कैसे बदलता? ये तो बनी हुई टी शर्ट है, अब इस पे डिजाइन कैसे बदलेगा? नहीं
तो वही तो मैं बोला, तू प्रिंट करा ले। आप समझो कोई चीज नहीं बननी चाहिए तब उसको मैन्युफैक्चर बोला जाता है। अगर कुछ नया नहीं बन रहा है तो वो मैन्युफैक्चर नहीं है, फिर वो सेम है। कुछ नया बनना चाहिए, कुछ नया बनना चाहिए, क्योंकि ब्रेड तो ब्रेड होती है, पर सैंडविच अलग है, ब्रेड अलग है। क्योंकि जब आप सैंडविच होता है तो उसमें बीच में स्टफिंग आ जाते हैं, ब्रेड में स्टफिंग कहाँ से आते हैं? कुछ नया बनेगा तो एक्साइज होता था सर। अब तो जीएसटी की कहानी है, जीएसटी में मैन्युफैक्चर वर्ड पे इतनी लड़ाई नहीं होती है। हम लोग के टाइम बाप रे बाप, बाप रे बाप, आप सोच नहीं सकते कैसे कैसे लड़ाई होती थी, इतनी भारी लड़ाई होती थी, आप सोच भी नहीं सकते। इस टाइप से लड़ाई होती थी, क्योंकि कई चीजें ऐसी होती है जो बड़े से पैकेट से छोटे छोटे पैकेट में उसको पैक कर दिया जाता है। बहुत सारी चीजें होती है ऐसी, तो छोटे छोटे पैक में पैकेट बनाए जाते थे, तो सरकार लड़ती थी कि नया बनाए लाओ जीएसटी दो, तो वो आदमी बोलता था अबे पागल हो गए, बड़ी सी चीज थी उसको छोटे छोटे में पैक कर दिया तो नया क्या बना? सरकार बोली वो सब हमें नहीं पता, छोटा नया पैकेट लाओ जीएसटी दो। ऐसे लड़ाई होती थी पहले, अब बंद हो गई, अब तो ये सब खत्म हो गया सर। तो अभी आप लोगों के लिए कोई पूछे मैन्युफैक्चर क्या है तो बोलना सर कोई भी चीज जो नई बनती है जिसका अलग नाम अलग अलग पहचान होगी वो मैन्युफैक्चर। अगर सेम नाम सेम पहचान है तो सर मैन्युफैक्चर है ही नहीं सर, फिर वो मैन्युफैक्चर नहीं है। समझ आया? अगला सर सप्लायर कौन होगा? जो माल सप्लाई कर रहा है, क्या उसका एजेंट भी हो सकता है सप्लायर? हाँ, गुड्स में हो सकता है, सर्विसेज में उसका सप्लायर का एजेंट हो सकता है कि नहीं? क्यों नहीं हो सकता? ना 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 ना, फिर आप गलत समझ रहे हो। मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे शहनाज का, आप शहनाज ले लो या जो भी ले लो, ब्यूटी पार्लर्स जानते हो, सुने ये सब, ठीक है? जैसे न्यू लुक है, शहनाज है, या बड़े बड़े सैलॉन्स है, यहाँ पर उनके नाम से चलता है। आपको क्या लगता है वही आदमी आता है? नहीं। क्या उसके एजेंट्स होते हैं? हाँ जैसे कि हाँ, तो स्किल्ड, मैं कहा बोला अनस्किल्ड चाहिए मेरे को। मैं सिंपल ये बोला, सप्लायर का क्या एजेंट भी हो सकता है? यस हो सकता है। सप्लायर का एजेंट गुड्स में भी हो सकता है, सर्विस में भी हो सकता है। और छोटा एग्जांपल लेना है, सिंपल एग्जांपल ले लो। मैं गाड़ी बनवाने गया, मैं भैया जिसको पहचानता था मैं उसको बोला भाई गाड़ी बना दे, बोला अरे भैया टेंशन मत लो, गाड़ी छोड़ दो, मेरे अंडर का ये आदमी बना देगा गाड़ी। क्यों नहीं बनवा सकते? बनवा सकते, उसके अंडर का आदमी भी बनवा सकता है गाड़ी। अरे बात समझ, तो सप्लायर वो पर्सन भी हो सकता है और उसके बिहाफ में उसका एजेंट भी हो सकता है। समझ आया? रिसिपिएंट कौन होता है? ये एग्जाम में 3 मार्क्स का आया हुआ है कि रिसिपिएंट कौन होता है। सरकार ने सिंपल बोला, 3 बातें इसमें। सबसे पहला, जो आदमी कंसिडरेशन देता है वो रिसिपिएंट है। कंसिडरेशन मतलब पढ़ के आया ना फाउंडेशन में, समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी हो सकता है, चाहे गुड्स दे, सर्विस दे, कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है। कंसिडरेशन होना चाहिए। ऐसा कोई भी पर्सन जो कंसिडरेशन पे कर रहा है वो रिसिपिएंट है। मैं बोला मान लो अगर कंसिडरेशन ही नहीं है तो सरकार बोली जिस पर्सन को वो गुड्स डिलीवर किया जा रहा है या गुड्स अवेलेबल करवाया जा रहा है वो रिसिपिएंट है। समझ आ रहा है? मैं बोला ऐसा कब होता होगा कि जब कंसिडरेशन ही ना हो। सरकार बोली जब आप किसी को कोई चीज फ्री में देते तब कंसिडरेशन होता ही नहीं है सर। तो जब कंसिडरेशन नहीं होता, सरकार बोली जिस पर्सन को आप वो गुड्स दे रहे हो, डिलीवर कर रहे हो या गुड्स अवेलेबल करवा रहे हो वो बंदा रेसिपिएंट है। मैं बोला एक क्वेश्चन है मेरा, ये रेसिपिएंट मुझसे लड़ाई क्यों करवा रहे हो, मुझे क्या करना है रेसिपिएंट को जान के? सरकार बोली सुन, आज पूछ लिया दोबारा मत पूछना। सुन, कहानी ये होती है जीएसटी में, समझना। कहानी ये होती है सर, एक होता है सप्लायर और एक होता है रेसिपिएंट। सप्लायर सप्लाई करता है रेसिपिएंट को। सर जब तक ये नहीं पता होगा कि रेसिपिएंट कौन है, जीएसटी कैसे लोगे आप? क्योंकि आप रेसिपिएंट से जीएसटी लेते हो, सप्लायर रेसिपिएंट से जीएसटी लेते हो और किसको जाके जमा करता है? गवर्नमेंट को। आप समझो ना, पाजी का कैफे, ठीक है, या रेस्टोरेंट है, तो पाजी सप्लायर, मैं उसके रेस्टोरेंट खाने गया, मैं रिसिपिएंट। पाजी मुझसे जीएसटी लेगा और गवर्नमेंट को जमा करेगा, और जब तक यही नहीं पता रेसिपिएंट कौन है, पाजी जीएसटी किससे लेगा? तो इसीलिए रेसिपिएंट पता करना जरूरी है। अरे पता तो करो रेसिपिएंट कौन है। समझ आ रहा है? बैठा दिमाग में? तो आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, सर एक बात बताओ,
फिर जहां पर कंसिडरेशन नहीं होता, चालू जाना लायक सेटअप, जहां पर कंसिडरेशन नहीं होता, हाँ मैं कहा मैसेज किया हूं, दिखा मैं कब बोला, मैं बोला एक बार भी मेरी क्लास नहीं है, ग्रुप में मैसेज दिखा, चालू जा, बैग रख, कान पकड़ और चालू हो जा। ये भी किया है भाई भी, पूछ ले, झूठ बोल रहा हूँ तो 20 तो कर ही ले, इतना लेट है, अबे 20 कर ले, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता था, सर एक बात बताओ, जब कंसिडरेशन नहीं है तब भी क्या जीएसटी होता है? हाँ, कंसिडरेशन नहीं है तो भी जीएसटी होता है। मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था, मैं अपनी दुकान से फ्री में एसी घर में लेके चले गया, याद है, मेरे एसी का काम है और मैं घर में फ्री में एसी लेके चले गया, तो सरकार बोली ये एसी क्यों लेके गया घर में? मैं बोला वाह, मेरी ही तो दुकान थी, तो मैं क्या बाहर जाके थोड़ी खरीदूंगा, अपनी दुकान से ले गया घर में एसी। सरकार बोली अरे भाई क्यों लेके गया, इस पे तो जीएसटी लगना चाहिए। मैं बोला वाह, मैं अपने आप से जीएसटी लूं? सरकार बोली वेरी गुड, समझदार है तू, देखो जीएसटी लगेगा। मैं बोला मैं पैसा नहीं लिया हूं। सरकार बोली अपनी जेब से भर, पर जीएसटी तो देना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैं अगर पाजी के रेस्टोरेंट में गया और पाजी भाईचारा प्रेमचारा में मेरे से पैसा नहीं लिया, जबकि उसको लेना चाहिए था, अगर वो नहीं लिया तो वो जीएसटी अपने जेब से भरेगा। सरकार को जीएसटी से मतलब है, चाहे तू मुझसे लेके भर, चाहे तू अपने जेब से भर, सरकार बोलती है हमें जीएसटी चाहिए। हम रिसिपिएंट इसलिए पता कर रहे हैं ताकि क्लियर रहेगा कि किसको जीएसटी देना है। पर अगर तू बोलेगा कि रिसिपिएंट का पता ही नहीं है, सरकार बोली घंटा फर्क पड़ता है, हम सप्लायर से ले लेंगे जीएसटी, हमें चाहिए जीएसटी। क्या बोला, समझ आया? ये समझ आया? आगे बढ़ते हैं। सर ये तो गुड्स की कहानी थी। सर सर्विसेज में अगर कंसिडरेशन ना हो तो जिसको आप सर्विस रेंडर कर रहे हो, जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, रेंडर करना मतलब प्रोवाइड करना, वो या उसके भी आप में उसका कोई और भी पर्सन हो सकता है, जिसको आप सर्विस रेंडर करते हो वो बंदा क्या कहलाएगा? रिसिपिएंट। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल भाषा में इसको कैसे याद रखते? सर गुड्स के केस में जो आदमी, गुड्स भी नहीं, ऐसे याद रखते सर, अगर कंसिडरेशन है, इसको ऐसे याद रखना सर कि सर हम रिसिपिएंट की लड़ाई लड़ रहे, ठीक है, हम रिसिपिएंट की लड़ाई लड़ रहे, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा सर कंसिडरेशन है कि नो कंसिडरेशन। सर अगर कंसिडरेशन है तो सिंपल सी बात है सर, जो आदमी पैसा देगा, जो पे करेगा वही रिसिपिएंट है, जो पे करेगा वही रिसिपिएंट है। और अगर कंसिडरेशन नहीं है तो सर गुड्स और सर्विस दो अलग अलग कहानी है सर। गुड्स जिसको अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसको गुड्स दिया जाएगा सर, वो रिसिपिएंट है। और अगर सर्विस है तो जिसको सर्विसेज रेंडर की जाएगी, जिसको सर्विसेज दी जाएगी, वो रिसिपिएंट है। क्या बोला, समझ आया? देखो कैसे आएगा पीछे पीछे, ये समझ आया तुम लोग को? क्लियर हुआ? सर्विस रेंडर समझ रहे हो ना? सर्विस रेंडर तो समझ रहे हो ना कि सर जिसको सर्विस दी गई है वो पर्सन क्या कहलाएगा? रिसिपिएंट। जैसे आप हमें पढ़ा रहे थे तो आप लोग रिसिपिएंट हो। अब अभी तो अपने केस में तो रिसिपिएंट क्रिस्टल क्लियर है। क्यों? क्योंकि आप लोग मुझे फीस दे रहे हो तो आप लोग रिसिपिएंट हो, क्योंकि आप लोग में कंसिडरेशन इन्वॉल्व है। मान लो अगर कंसिडरेशन नहीं होता, डेमो क्लास कंसिडरेशन नहीं होता, तो उस केस में फिर मैं सर्विस किसको रेंडर कर रहा हूं? आप लोगों को, या आपके भी आप में कोई और भी देख रहा है सर, वो रिसिपिएंट कहलाता। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? सर क्या हमारे बदले हमारा एजेंट भी हो सकता है? यस, हमारा एजेंट भी हो सकता है। क्यों? कभी ऐसा हुआ है कि नहीं कि आप लोग घर में नहीं हो और आपके बदले आपके पेरेंट्स अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई सामान आया तो ले लिए? अरे क्या सोच रहे हो, ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना सर, हमेशा होता है, बहुत बार ऐसा होता है कि हम बाहर होते हैं, हमारे बदले हमारे पेरेंट्स ले लेते हैं। अब अगर पैसा है इसमें तो दिक्कत ही नहीं है, जो पैसा दिया वो रिसिपिएंट। अगर आप लोगों ने पहले से पे कर दिया था, अमेजोन वाला सिर्फ ला के छोड़ा है, तो रिसिपिएंट आप लोग हो सर, क्योंकि आपने पैसा दे दिया। पर अगर पैसा नहीं दियो, अगर पैसा नहीं दियो और उसमें मनी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, अमेजोन आपको फ्री में कुछ दे रहा है, तो उस केस में सर जिसको वो गुड्स दिया गया है वो क्या कहलाएगा? रिसिपिएंट। समझ आया? बैठा दिमाग में? मनी, मैं आपको बता रहा था यही चीज सर, लीगल टेंडर। पर सर क्या नहीं आता मनी में? ऐसी कोई भी करेंसी जो अपनी न्यूमिस्मैटिक वैल्यू पे,
अशोका के टाइम का सिक्का, पुराने जमाने के सिक्के जिसकी वैल्यू ही अलग है। मैं तो आपको बोल रहा हूँ 500,000 के नोट रख लो, आज से 20-25 साल बाद बेच देना, लाखों में बिकेगा, क्योंकि एंटिक है, क्योंकि वो अब एंटिक हो गया है। खत्म, बंद तो हो चुका है सर, डिमोनेटाइजेशन हो चुका है। 2000 का नोट अभी लेटेस्ट डिमोनेटाइजेशन हुआ है कुछ समय पहले। सबको रख लो, पर कल के दिन जब आप इसको बेचने जाओगे तो इस पे जीएसटी है सर। आ रही बात समझ? और मैं अगर अभी किसी से 100 रुपए एक्सचेंज करूंगा तो कोई सर, फिर वो मनी है सर, उस पे जीएसटी नहीं है सर। समझ आई बात? अगला है एक्शन। हाँ, इसमें 30%। विदाउट जीएसटी टोटल 48 देगा भाई। ठीक है। एक्शनेबल क्लेम हमने सीखा सर। एक्शनेबल क्लेम क्या होता है सर? ऐसा कोई भी डेट जो अनसिक्योर्ड हो, जिसके अगेंस्ट अपन क्लेम कर सके, उसको अपन एक्शनेबल क्लेम बोलते हैं। ध्यान रखना सर, ये अनसिक्योर्ड डेट होते हैं सर, जिसमें हमारा पैसा लेने का अधिकार होता है। इसको और आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन। सर्विसेज क्या होती है? गुड्स को बाहर किया हमने, क्योंकि गुड्स तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। मनी और सिक्योरिटी पहले ही बाहर था सर, पहले ही बाहर था। बट इंक्लूड्स द यूज ऑफ मनी। ये क्या होता है यूज ऑफ मनी? मतलब सर मतलब जैसे कि हमने एसी साफ करने वाले को बुलाया, तो हमने सामने वाले को पैसा देकर बुलाया है ना। यूज ऑफ मनी मतलब सिंपल है, कोई भी सर्विसेज अगर आपने लिए तो उसमें पैसे का यूज कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज। सर्विस के बदले पर मनी पे। आ रहा है समझ? या फिर ये चीज बहुत कॉमन है, ये आपको समझना चाहिए सर, जहां पर हम कोई भी करेंसी को एक्सचेंज करते हैं, डॉलर से यूरो, यूरो से पाउंड, पाउंड से रुपए, जो भी आप करेंसी एक्सचेंज करोगे, ये सब सर्विस है। ये सब सर्विसेज कौन देता है? मनी चेंजर देते हैं, या तो बैंक्स देते हैं सर। बैंक्स को भी मनी चेंजर बोला जाता है सर। आप जाके बैंक या मनी चेंजर वाले लोगों के पास जाके एक्सचेंज कर सकते हो, वो देख लेना आप लोगों से कुछ कमीशन लेंगे। थोड़ा सा आप लोग पता करोगे ना, तो पता करना, उन लोग कमीशन लेते हैं सर, उन लोग आपसे अलग से कमीशन लेंगे कुछ। $1 80 है, तो वो $1 80 एक्सचेंज तो करेंगे, बट आपसे कुछ कमीशन लेंगे। वो जो कमीशन ले रहे हो उस पर जीएसटी है सर। ये बात अलग है। अभी आप लोग इंटर में हो तो उसमें जीएसटी कितना लगता है अभी आप लोग के सिलेबस में नहीं है। जब आप लोग फाइनल में आओगे तो उस पर कितना % जीएसटी लगता है वो सिलेबस में आता है सर, अभी नहीं है, इंटर में नहीं है सर। आ रही बात समझ? तो सर ये जो आपने करेंसी एक्सचेंज किया है या मनी का यूज किया, उसके लिए आप अलग से सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज कर रहे हो, तो उसको सर्विसेज माना जाएगा और उस पर जीएसटी है सर। अगर कोई कंसिडरेशन चार्ज ना करे अलग से तो वो सर्विसेज नहीं है, उस पर जीएसटी नहीं है। मतलब मैं कोई मनी चेंजर वाले के पास गया और उसको जाके बोला भैया मेरे को करेंसी एक्सचेंज कराना है, बोला भैया कर दूंगा, ऐसे फ्री में कर दूंगा आपके लिए, कोई कमीशन वगैरह कुछ नहीं लूंगा, तो उस केस में जीएसटी नहीं है सर। और अगर वो मुझसे कुछ अलग से चार्ज करता है तो फिर जीएसटी है। और रियल लाइफ में सब करते हैं अलग से चार्ज, सब करते। आप करेंसी एक्सचेंज करके देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। समझ आ रही बात? क्लियर हुआ सबको? तो एसी वाला अगर मेरे घर में आया, अच्छा एक बात बताओ, अपन नया नया ये टीवी खरीदते हैं, एसी खरीदते हैं, तो इंस्टॉल तो कराना ही पड़ता है। आजकल स्मार्ट टीवी का जमाना है, टीवी इंस्टॉल कराना पड़ता है, प्लस एसी, फ्रिज, सब चीज आजकल इंस्टॉल होती है। तो इंस्टॉलेशन वाला आता है कंपनी की तरफ से। मेरा क्वेश्चन, क्या ये सर्विस है? अगर इंक्लूसिव है एसी के साथ तो नहीं है। नहीं, मेरे को इतना नहीं पता, आप मेरे को बताओ। सर्विस है नहीं है? नहीं। कंसिडरेशन नहीं हो रहा ना, मनी के यूज ही नहीं हो रहा। सर ये सर्विस में नहीं आएगा, क्योंकि इंस्टॉल करते टाइम आप उसको ₹1 नहीं देते। आप कहाँ देते हो ₹1? बताओ मेरे को। मैं तो नहीं दिया। मैं अपने घर में एसी इंस्टॉल कराया है, फ्रिज भी इंस्टॉल हुआ, नहीं लगता। कब से? कब? मैं तो पिछले साल लगवाया, नहीं लगा सच में। डिपेंड करता है। अब हो सकता है कंपनी टू कंपनी। ऑलरेडी इनकम में तो है। पता नहीं,
क्या बता, मेरे से ही नहीं लिया। ठीक है, हो सकता है पापा के पहचान की तो शॉप थी, तो हो सकता है भाई, हो सकता है, अब उस पे हो सकता है। उसको ले लो, टीवी ले लो। टीवी में तो इंस्टॉलेशन हो रहा है ना, टीवी में कौन सा चार्जेस ले रहा है वो मेरे से। तो अगर वो मेरे से सेपरेटली कुछ कंसिडरेशन चार्ज ही नहीं करता तो वो सर्विस में नहीं आएगा सर, फिर वो सर्विस मानी ही नहीं जाएगी सर। आ रही बात समझ? आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सर, जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई। ये वर्ड अब मरते दम तक याद होना चाहिए। जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? सप्लाई। जैसे वेट में सेल होता था, ठीक है, एक्साइज में मैन्युफैक्चर होता था, सर्विस टैक्स में सर्विस होता था, जीएसटी में सप्लाई होता है। अब इन्होंने सप्लाई बोला है, तो सप्लाई में सब आता है, सब, आप जितना सोच सकते हो सप्लाई में सब आता है, सब सब, सेल, एक्सचेंज, बार्टर, लीज, लाइसेंस, जो आप जानते हो सब सब आता है सप्लाई में। किसी को फ्री में भी दोगे ना तो भी सप्लाई है। याद करो, मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को समझाया था कि सर कोई पर्सन अपनी ब्रांच को माल भेजे, उसको भी इन्होंने सप्लाई में कवर किया था। सप्लाई में कुछ नहीं छोड़ा इन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ा। तो सप्लाई बहुत बड़ा वर्ड है, बट जब आप आम आदमी को समझाने जाओगे तो आम आदमी आपको एक ही चीज बोलेगा, जीएसटी सेल पे लगता है, माल बेचने पे जीएसटी लगता है। पर माल बेचने पे जीएसटी नहीं लगता सर, सप्लाई करने पे जीएसटी लगता है। आप माल ना भी बेचो तो भी जीएसटी लग जाएगा सर, अगर आपने किसी को दिया भी है तो, ना भी बेचो तो भी जीएसटी लगता है। पर अभी मार्केट में जाके आप किसी को समझाओगे तो सब आदमी एक ही चीज बोलेंगे, भाई माल बेचेगा तो जीएसटी लग जाएगा। अरे समझ, अब वो उनकी गलती नहीं है, लोग उसको वैसे ही समझते हैं सर। तो कोई पूछे आपसे जीएसटी में टैक्सेबल इवेंट क्या है, तो बोलना सर सप्लाई है। अगर सप्लाई है तो जीएसटी, और अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी भी नहीं है। आ रही बात समझ? आओ आगे देखते हैं। सर सप्लाई सेक्शन 7 में इन्होंने डिफाइन किया, याद कर सको तो अच्छी बात, ना याद हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है सेक्शन, बट गलत तो मत ही लिखना, बहुत डेंजरस होता है। टैक्स में इंस्टीट्यूट खुद बोलती है कि हर बच्चा इतने सारे सेक्शन याद नहीं कर पाएगा, बहुत है ना, जीएसटी में अलग है, इनकम टैक्स में अलग है, सबके अलग अलग सेक्शन है, तो बहुत सारे सेक्शन है। याद कर सको तो अच्छी बात, ना करो तो गलत तो मत ही लिख के आना, गलत लिखे तो वो चेक ही नहीं करेगा। इससे अच्छा ना लिखोगे तो मार्क्स नहीं काटेगा, पर गलत लिख दिए तो 0। तो सेक्शन 7 सप्लाई को डिफाइन करता है, और इन्होंने बोला सप्लाई मतलब क्या होता है, और नीचे से देखते हैं। इन्होंने बोला सर ये 5 पैरामीटर्स है सर, अगर इन 5 बातों को हम सेटिस्फाई करते हैं तो ही वो सप्लाई है, अदर बस वो सप्लाई नहीं है और उस पर जीएसटी नहीं है। मजेदार है। सबसे पहला क्या होना चाहिए सर? गुड्स या सर्विस। तो सर अगर मैं आराम इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग बेचूं, बाहर जीएसटी से मैं, क्योंकि ना वो गुड्स है ना वो सर्विस है, इमोरल प्रॉपर्टी है सर, पहली चीज। दूसरा, फॉर अ कंसिडरेशन। तो मेरा क्वेश्चन, पाजी का रेस्टोरेंट था, मैं पाजी के रेस्टोरेंट में गया, पाजी को बोला यार आज पार्टी दे पाजी, पाजी बोला सर बैठो चलो आज मैं आपको फ्री में खिलाता हूँ। सर मेरे से पाजी पैसा नहीं लिया, मेरा क्वेश्चन, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। बट सर आपने तो अभी बताया था इसके पहले कि अगर वो जाता है और फ्री में किसी को खिलाता है, जीएसटी उसको अपनी जेब पे भरना पड़ेगा। रेसिपिएंट डिक्लेयर करने के लिए बता रहा था मैं तेरे को, कंसिडरेशन ही नहीं है सर, काहे का जीएसटी? जब वो मेरे से पैसा ही नहीं ले रहा है तो जीएसटी किस बात का होगा? अगर ऐसे आप जीएसटी लगाने लग जाओगे तो आप समझो ना, मैं तो भिखारी को, कई रेस्टोरेंट वाले, कई होटल वाले रात का जो बचा हुआ होता है एट द एंड ऑफ द डे फुटपाथ में जितने लोग होते हैं उसको बांट देते। बहुत सारे रेस्टोरेंट वाले आजकल ये सब करने लग गए, तो फिर आप तो सबसे जीएसटी लेना चालू कर दोगे, क्योंकि वो फुटपाथ में जितने लोगों को बांटते हैं उनसे पैसा तो नहीं ले रहे सर। अरे बात समझ, कंसिडरेशन होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए सर। तो मेरा एक क्वेश्चन, फिर मैं अगर मान लो अपनी दुकान एसी की है और एसी घर लेके चले गया, अब घर वालों से तो पैसा नहीं लूंगा, ऑब्वियस सी बात है सर। क्वेश्चन जीएसटी नहीं है ना, और कंसिडरेशन होना चाहिए। सरकार को पता था इंडिया में लोग चोर इस टाइप की हरकत करते हैं, आगे अपन पढ़ने वाले एक शेड्यूल 1,
आगे पढ़ेंगे सर। जहां पर कंसिडरेशन नहीं भी होगा तो भी जीएसटी होता है, कुछ केसेस है, 4 ऐसे केसेस है, अपन वहां पर पढ़ेंगे सर। अभी के लिए एक बार के लिए कोई मुझसे पूछेगा तो सर अगर कंसिडरेशन नहीं है तो जीएसटी नहीं है, फ्री में किसी के लिए कुछ करोगे तो जीएसटी नहीं है सर। अगला, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये तो बवाल मचा के रख दिया है। मेरा क्वेश्चन, सर मैं अगर सोना बेचूंगा तो जीएसटी है कि नहीं है? नहीं, आप तेरे सामने पढ़ा रहा हूं नालायक। नहीं, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। इन द कोर्स हो या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो तो जीएसटी है। आप समझ रहे हो? इन द कोर्स मतलब जो काम मैं कर रहा हूं उस काम में वो चीज आती है तो जीएसटी है। मेरा क्वेश्चन, मैं अगर बुक बेचूंगा तो उस पर जीएसटी होगा कि नहीं? होगा ना सर। इन द कोर्स है सर, मैं पढ़ा रहा हूँ, बुक बेचना नॉर्मल बात है सर। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, फर्दरेंस क्या होता है? और कोई कंटिन्यूएशन, ऐसा कुछ काम कर रहे हो जो आपके बिजनेस को और बढ़ा रहा है सर, या आपके बिजनेस के और ब्रांचेस बढ़ा रहा है, लेग्स ऑफ बिजनेस बढ़ा रहा है सर, बिजनेस के रूट्स को बढ़ा रहा है सर। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है और बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प कर रहा है। सरकार बोली वो सब चीज आएगी, तो मैं बोला अच्छा कल के दिन मैं ऑनलाइन लेक्चर बेचूंगा तो जीएसटी है। सरकार बोली बैठ, जीएसटी है इसमें। सोच क्या रहा है? समझ आई बात? क्लियर हुआ? अगला, टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। तो मेरा क्वेश्चन, ये जितने ठेले वाले आप लोग देखते हो पचपड़ी नाका में, क्या लगता है टैक्सेबल पर्सन? तो किसको बोला जाता है टैक्सेबल पर्सन? सर ऐसा कोई भी आदमी जिसका टर्नओवर 20 लाख या 10 लाख या 40 लाख से ऊपर जाएगा। सर अभी अपन जीएसटी में शुरू में 20 लाख ही मान के चलेंगे, बार बार लिमिट चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज हो गए। सर सिंपल है, मान लो अगर किसी भी पर्सन का 20 लाख से ऊपर नहीं है तो वो टैक्सेबल पर्सन नहीं है, तो जीएसटी की बात कैसे होगी? समझ आ रही बात? तो मेरा एक क्वेश्चन, जैसे मान लो पाजी तुम लोग का जीएसटी नंबर लिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे पाजी लोग का तो जीएसटी नंबर लिया हुआ है तो ये टैक्सेबल पर्सन, तुम लोग का अभी जिम में लिया हुआ है नहीं। तो अब जैसे मेरा क्वेश्चन, मैं इसके जिम गया, अब इसके जिम में अभी जीएसटी नंबर लिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये डिक्लेयर कर रहा है कि मेरी सर्विस अभी 20 लाख से कम है। तो मेरा क्वेश्चन, कल के दिन मैं इसके जिम में गया तो क्या ये जिम के से रिलेटेड जो मेरे से फीस लेगा क्या उस पर जीएसटी चार्ज करेगा? ना। सर क्या गुड्स या सर्विस है? हाँ सर सर्विस है। सर क्या कंसिडरेशन है? हाँ सर मेरे से जिम का पैसा ले रहा है सर, बिल्कुल पैसा ले रहा है। क्या इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? हाँ सर। पर क्या टैक्सेबल पर्सन है? नहीं सर, टैक्सेबल पर्सन नहीं है, इसलिए जीएसटी नहीं है, क्योंकि वो सप्लाई नहीं है। ये 5 पैरामीटर्स है, पांचों पैरामीटर्स होने चाहिए, एक भी टूटा सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं है, पांचों होना चाहिए। अगला है टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। तो आप समझो, एक एक करके आराम से बात करते हैं। सर मैं दारू बेच रहा हूँ, क्या दारू गुड्स है कि नहीं है? है ना, दारू गुड्स क्यों नहीं है भाई? दारू गुड्स है। सर क्या पैसा ले रहा हूँ दारू बेचने का? ऑब्वियस सी बात है, फ्री में तो दूंगा नहीं सर दारू। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है? यस सर मेरा तो बिजनेस ही है। क्या मैं टैक्सेबल पर्सन? दारू वालों का काम ना 20 लाख से ऊपर का ही होता है, जाके पूछ लेना, कोई दारू 20 लाख से कम में नहीं बेच रहा है, ठीक है, उससे ज्यादा का ही माल बेच देता है वो दुकान में। टैक्सेबल सप्लाई है? नहीं, ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं है सर, ये टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, इसलिए मैं जीएसटी में नहीं हूं, अदरवाइज तो मैं भी जीएसटी में रजिस्टर कराता। हरी बात समझ? टैक्सेबल सप्लाई मतलब ऐसी कोई भी सप्लाई जिसपे जीएसटी लगता हो। दारू पे जीएसटी नहीं लगता, दारू पेट्रोल पंप इनमें जीएसटी की बात ही नहीं है। कहाँ होता है पेट्रोल पंप वगैरह में जीएसटी? समझ आया? क्लियर हुआ सबको? क्या सोच रहे हो, समझ आया सबको? आगे देखो सर, अब एक एक वर्ड को आराम से समझते हैं सर, एक एक वर्ड को। इन्होंने सबसे पहले सप्लाई वर्ड समझाया। इन्होंने बोला सर सप्लाई मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन जो आप बिजनेस में करते हो, हम आपको इलस्ट्रेटिव लिस्ट देते हैं। इलस्ट्रेटिव मतलब एक एग्जांपल दे रहे सर कि ये सब चीजें सप्लाई है, इसके अलावा भी हो सकता है दुनिया में सप्लाई, ये हम आपको एग्जांपल दे रहे कि ये सब चीजें सप्लाई में आ जाएगी, इसके अलावा भी चीजें आएगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला सर देखो, जेनरिक मीनिंग ऑफ सप्लाई मीन्स
सर फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए, कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए, इंक्लूड्स, देखो सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। डिस्पोजल पता है? डिस्पोज कर देना, मतलब स्क्रैप निकाल देना। आपको पता है हर दुकान में कुछ ना कुछ माल स्क्रैप होता ही है, क्योंकि कुछ ना कुछ माल तो खराब हो गई सर, ऑब्वियस सी बात है, टाइम पीरियड में खराब हो गई तो आप उसको भी डिस्पोज करते हो, वो भी सप्लाई। तो मेरा मन में एक क्वेश्चन है आप लोगों से, इसमें लिखा है सर डिस्पोजल, तो मैं अगर दुकान का कोई भी चीज खराब हो रहा है तो अगर उसको निकाला तो इस पे जीएसटी सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी लगेगा। मेरा क्वेश्चन, मेरे घर में भी तो कबाड़ होता है, मैं भी तो रद्दी में पेपर बेचता हूँ, लोहा बेचता हूँ, क्वेश्चन जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? नहीं, क्यों? बिजनेस नहीं है, बिजनेस नहीं है मेरा, गुड्स तो है, कंसिडरेशन देता है सामने वाला मेरे को, बकायदा पैसा देता है, बस मेरा बिजनेस नहीं है। यहीं पर बात खत्म हो गई। तो हमें बाकी पैरामीटर्स भी चेक करने होते हैं सर। सारी बात समझ बैठा दिमाग में, कंसिडरेशन देखना, बिजनेस से रिलेट करना चाहिए सर, अगर बिजनेस से रिलेट नहीं करता तो वो फिर आएगा ही नहीं सर। आप समझो हमने बार्टर को भी कवर करके रखा है। एक क्वेश्चन है मेरा, बार्टर सिस्टम तो पता है ना सबको, गुड्स के बदले गुड्स होता है, तो इस पे जीएसटी कैसे लेंगे? आप मेरे को बताओ कैसे लोगे जीएसटी? मैं आपसे छोटा सा एग्जांपल पूछता हूँ, छोटा सा क्वेश्चन है सर। मान लो मैं पाजी जीएसटी में रजिस्टर्ड, मैं भी जीएसटी में रजिस्टर्ड, ठीक है। मैं पाजी को बोला, पाजी टैक्स की फीस है 10,000 रुपये। पाजी बोला ओके सर, आप एक काम करो सर, जब तक आप मुझे टैक्स पढ़ा रहे हो आप मेरे रेस्टोरेंट में आ जाओ, 10,000 तक का बिल बनेगा, आराम से पैसा मत देना। क्वेश्चन ये है, हमारे बीच बार्टर सिस्टम चला, वो मेरे को रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा है, मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये, जीएसटी कैसे लगेगा इसमें, कैसे देंगे जीएसटी? हाँ, मेरा भी बिजनेस है, तेरा भी बिजनेस है, हाँ कंसिडरेशन। तो मेरा क्वेश्चन जीएसटी कैसे होगा? मैं उसको बिल बना के दे ही नहीं रहा हूं, आप समझ नहीं रहे हो, मैं उसको बिल नहीं बना रहा हूं, कैसे बिल बनाऊंगा? और वो भी मेरे को बिल नहीं बना रहा है, क्योंकि वो भी 10,000 तक का एडजस्टमेंट करेगा। तो बार्टर सिस्टम में जीएसटी कैसे लगाओगे बताओ? हाजी लगेगा तो सही, पर कैसे? हाँ हाँ, चल तेरी बात को मैं ले लेता हूं, मैं तेरे को सर्विस दे रहा हूं 10,000 की, ठीक है, टैक्स की क्लास का 10,000, मान ले 18% जीएसटी, और है भी एजुकेशन सेक्टर में 18% है, तो मेरा बिल हो गया 11,800, ठीक है, 11,800। मेरा क्वेश्चन है 1,800 कैसे लूं मैं तेरे से? मेरा क्वेश्चन तो यही है। हाँ, तू और मैं तो बार्टर में चल रहे ना, तो मैं तेरे से 1,800 कैसे लूं? सोच के देखो, 1,800 में कैसे लूंगा पाजी से? मैं तो खुद बोल रहा हूँ जीएसटी है सर, सप्लाई में ये डेफिनेशन में कवर होता है बार्टर सिस्टम, तो मेरा क्वेश्चन 1,800 तो लेना पड़ेगा ना, तो कैसे लूं बताओ? आप लेके भी तो गवर्नमेंट को, हाँ मेरे को तो गवर्नमेंट को ही पे करना है, पर तेरे से कैसे लूं? पे तो हो ही रहता है, जैसे मैं आपको नहीं दिया, आप अपना पे कर रहे हो, मैं वही अपना कहाँ से लाऊं? वही आप भी मेरे यहाँ खा, हाँ मेरा भी जीएसटी जा रहा है, हाँ मैं भी पे कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा कोई सेटअप नहीं होता। प्रैक्टिकली ये होता है कि सर सरकार बोलती है अगर तुम बार्टर सिस्टम में चले तो तुम्हारी गलती है। मेरी गलती क्या होती है? बोले पाजी से तुमने 1,800 क्यों नहीं लिया? मैं बोला अरे कैसे लेता, वो भी तो मेरे को रेस्टोरेंट में खिला रहा है। सरकार बोली देखो तुम्हें पाजी से 1,800 रुपीज लेना था जीएसटी का, तुमने लिया नहीं है, तुम्हें ये अपने जेब से देना पड़ेगा। तो ये 1,800 मेरे को अपने जेब से देना पड़ेगा। तो वो 1,800 आप ही दोगे, या पाजी को भी देना पड़ेगा? पाजी जो मेरे को क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट में खाना खिला रहा है, पाजी को भी देना पड़ेगा। तो वो भी देना पड़ेगा ना, वो अपना देगा, मैं अपना दूंगा, हाँ वही। दोनों अपना अपना देंगे। जैसे रेस्टोरेंट में 5% जीएसटी है तो वो अपना 5% देगा, 10,000 का 5% मतलब 500 देगा वो, और मैं 10,000 का 18% मतलब 1,800, मैं जाके गवर्नमेंट को 1,800 दूंगा। मेरे कहने का मतलब ये था
कि अगर बार्टर सिस्टम है, भले ही आप सामने वाले से पैसे नहीं भी ले रहे हो तो भी आपको गवर्नमेंट को जाके जीएसटी देना पड़ेगा। आप जीएसटी देने से नहीं बच सकते, आप जीएसटी देने से नहीं बच सकते। आप ये नहीं बोल सकते हमारा बार्टर सिस्टम है, हम तो एक्सचेंज कर लेते हैं, जीएसटी की बात ही नहीं है। क्योंकि लोग क्या करते थे, मां हरामी थे, लोग क्या करते थे, वहां लिखा हुआ है फॉर अ कंसिडरेशन, लोग कंसिडरेशन मतलब सिर्फ पैसा समझते थे, और सरकार ने क्रिस्टल क्लियर किया कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी इन रिटर्न आपको मिल रहा है तो उस पर जीएसटी है सर, कुछ भी। और रिटर्न में दे रहे हैं ना पाजी मेरे को, खाना तो खिला रहे हैं ना अपने रेस्टोरेंट में, हुआ ना सर, समथिंग इन रिटर्न। हरी बात समझ, जीएसटी बवाल है सर, जीएसटी बवाल है सर, बहुत बवाल चीज है जीएसटी, बड़ी खतरनाक चीज है कि सर जहां पर पैसा ना भी आ रहा है ना तो भी वो जीएसटी लेके जा रहे हैं सर, तो भी उनकी कमाई है, कहीं से कुछ भी कर। आप समझो। मैं आपको एक छोटा सा लाइव एग्जांपल देता हूं, अभी अपन दिवाली का टाइम आ रहा है, दिवाली के टाइम पे आप लोग सुने होंगे कि लोग क्या करते हैं, पुरानी चीजों को बेच के नई चीजें लेते हैं, एक्सचेंज करते हैं सर। दिवाली के टाइम में बहुत कॉमन है कि पुरानी चीजों से नई चीजें एक्सचेंज हो रही है। तो आप समझ लो मेरे पास पुरानी टीवी थी, पुरानी टीवी लेके गया, उससे नई टीवी ले रहा हूं मैं। अब मान लो नई टीवी 30,000 की और पुरानी टीवी, एक एग्जाम्पल ले लो, 5,000 की है, ठीक है। तो मैं तो पुरानी टीवी दिया। अब मेरा क्वेश्चन, ये जो मैं पुरानी टीवी दे रहा हूँ शोरूम वालों को, क्या इस पे जीएसटी है? नहीं है, बिल्कुल। अबे हो ही नहीं सकता ना, मैं पुरानी, मेरा बिजनेस है क्या पुरानी टीवी देने का? मेरा तो बिजनेस ही नहीं है, तो मैं पुरानी टीवी दिया, इस पे जीएसटी होता ही नहीं है सर। ठीक, अब बात ये, शोरूम वाला बोला भैया एक काम करो ना, ये पुरानी टीवी का मैं 5,000 काट लेता हूँ, नई टीवी 30 की है, आप 25,000 पे कर दो। मेरा क्वेश्चन है, जब वो बिल बनाएगा तो बिल में 30,000 पे जीएसटी होगा कि 25 पे? एमआरपी पे होता है जीएसटी अभी भी। समझ आ रही है कहानी सर? जीएसटी जो होगा वो 30 में होगा, क्योंकि टीवी तो 30 की ही थी सर। आप समझो, ये बार्टर सिस्टम में किसी को छोड़ नहीं रहे सर, कुछ नहीं छोड़ रहे इन लोग। समझ आ रहा है? सरकार का कोई नुकसान नहीं, आप कितना भी बैठ के सोच लो, कोई नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अब एक और सिंपल सा अच्छा एग्जांपल है, आप मेरे को एकदम इसी एग्जांपल को अपन थोड़ा सा चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल वाला है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, वो ड्राई क्लीन की सर्विसेज ले रहा था, तो सामने वाले को बोला भाई मैं तेरे को ऑडिटिंग वगैरह कर दूंगा, तू मेरे कपड़े ड्राई क्लीन कर देना। तो वो तो जीएसटी है, दोनों साइड से जीएसटी है। मैं आपको एक छोटा सा अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत कॉमन है मार्केट में। आप लोग जिस दिन प्रैक्टिकल वर्क पे जाओगे ना, ऐसा ही होता है बाहर, यानी बाहर। मान लो मैं किसी बड़े आदमी की ऑडिट कर रहा हूँ, बड़ा भयानक बड़ा आदमी, ठीक है, तो उसकी ऑडिट वगैरह करवाया, फाइनेंस करवाया उसका, ठीक है। चलो मैं आपको लाइव एग्जांपल छोड़ो, और लाइव एग्जांपल देता हूँ। रायपुर में ना बर्मेन टावरी जी है, ठीक है, जो ये सिटी सेंटर मॉल को ना फाइनेंस करवाए थे। सिटी सेंटर मॉल 800 करोड़ में फाइनेंस हुआ था, ठीक है। तो 800 करोड़ की उनकी फीस थी 5%, कितना हुआ 800 करोड़ का 5%? 4 की 40। बम टावर ही बोल रहे हो ना? हाँ, सोच लो। अरे भाई तो गई, कैलसी निकाल के कर लो भाई, ऐसे मत करो, नहीं तो भाई इतनी मेहनत कर रहा है वो आदमी, 800 करोड़ फाइनेंस कराया, तुम लोग 4 करोड़ में निपटा दो सालो। 40 करोड़ बहुत बड़ी अमाउंट है। मॉल वाला बोला सुनो ना, 40 करोड़ तो नहीं दे पाऊंगा, एक काम करो 40 करोड़ का बंगलो दे देता हूं आपको मैं। दे सकता है ना? अरे आधे लोग सोच रहे दे सकता है ना, क्यों नहीं दे सकता? 40 करोड़। तो सामने वाला सीए बोला भाई ठीक है दे दे 40 करोड़ का बंगलो, कौन सी बड़ी बात है, 2-3 बंगलों मिला के, 4-5 बंगलों मिला के दे दे 40 करोड़ का, एकड़ों में जगह दे दे 40 करोड़ की। तो उसने क्या किया, 40 करोड़ का बंगलो दे दिया, और मैंने तो 40 करोड़ की सर फाइनेंस की सर्विस दी थी। तो मेरे काम पे तो जीएसटी है, मैं तो बोल रहा हूँ मेरे काम पे जीएसटी, मैं कब बोला नहीं है मेरे काम पे जीएसटी है? सीए के काम पे जीएसटी है। बात ये है, वो तो मेरे को प्रॉपर्टी दी है, बाटा सिस्टम ही चला है सर, पैसा तो नहीं दिया, बाटा सिस्टम चला है सर, जीएसटी है। क्या लगता है वो जो मुझे प्रॉपर्टी देंगे उसमें नहीं है, लेकिन आप
मैं तो उन पे पूछ रहा हूँ, मेरे में तो है, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं तो सीए, मेरे काम पे जीएसटी है, मैं बोल रहा हूँ वो मेरे को प्रॉपर्टी दे रहे हैं, उस पे जीएसटी है कि नहीं है? उनके लिए तो है ना। ऐसे पढ़ी थी वे जीएसटी फर्स्ट टाइम तो ठीक डेट सर। सबसे पहले स्टार्ट ही हमने ये किया था, जीएसटी इमूवेबल प्रॉपर्टी में नहीं होता, तो सर वो मुझे इमूवेबल प्रॉपर्टी तो दे रहे ना, जमीन या घर दे रहे हैं, तो उस पे जीएसटी नहीं है। मैं जो सर्विसेज दिया उस पे जीएसटी है सर। तो अब आप बोलोगे वाह सर एक बात बताओ, आप बोले आपके काम पे जीएसटी है, तो वो जो 40 करोड़ है, अब उस 40 करोड़ में जीएसटी कहां से लाएंगे? सर मेरे को मेरे जेब से देना पड़ेगा, तो 40 करोड़ उसका 18% कर लेना सर, 18% तो मुझे देना पड़ेगा सर, अपने जेब से देना पड़ेगा। समझ आई बात? क्लियर हुआ? अरे समझ आया सबको? चलो अगला देखो, लीज, लाइसेंस, रेंटल, ये सब समझते हो? अरे ये सब समझते हो? लीज समझते हो? कोई भी प्रॉपर्टी लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है तो लीज होती है, ठीक है। रेंटल ये तो कम टाइम के लिए होते हैं, ठीक है। रेंटल कितने महीने के लिए देते हैं अपन किराए पे? कितने महीने अपन है किराया भी देते हैं। हमेशा याद रखना, इनकम टैक्स वैसे अपन पढ़ेंगे तो ये सीखेंगे, कोई भी आदमी किसी कोई प्रॉपर्टी 11 महीने से ज्यादा के लिए किराए पे नहीं देता, सीखेंगे अपन, सीखेंगे। जो देता है वो मर जाएगा, मर जाएगा, क्योंकि मालिकाना हक आ जाएगा आपका, पढ़ेंगे अपन। हाँ तो अपन पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, अभी दूर है वो, इनकम टैक्स में दूर की दिल्ली है, थोड़ा सा दूर है, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। पर रेंटल समझ लो सर, नॉर्मली आप जाके पता कर लेना, अपने पापा लोग को भी ये चीज का नॉलेज है, वो बोलेंगे 11 महीने का एग्रीमेंट बनवा, 1 महीने का रेंट का पैसा कच्चे में ले लेंगे, फिर अगला एग्रीमेंट नया बनवा लेंगे। वो अलग है भाई, एडवांस अलग चीज है, मैं रेंट की बात कर रहा हूँ साले गधे, एडवांस और रेंट में अंतर होता है। अबे एडवांस डिपॉजिट समझते हो ना, वो अलग चीज होती है, रेंट अलग चीज होती है, ठीक है। लीज रेंट समझे, लाइसेंस समझते हो? क्या लगता है गवर्नमेंट लाइसेंस देती है कि नहीं सर? देती है ना सर। अपन याद करो लास्ट क्लास में ही बात कर रहे थे, कैफे खोलने के लिए 32 लाइसेंस लगते हैं सर, तो ये तो हमें गवर्नमेंट ही देती है लाइसेंस। सर क्या लाइसेंस में भी जीएसटी है? हाँ लाइसेंस पे भी जीएसटी है, लाइसेंस पे भी जीएसटी है। तो आप लोग पासपोर्ट बनवाते हो, लाइसेंस ही तो है पासपोर्ट, पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी चीज, सब पे जीएसटी है, सब पे जीएसटी है। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? आगे बढ़ते सर। सप्लाई शुड बी फॉर अ कंसिडरेशन, सेकेंड पैरामीटर हमारा यही था सर, कंसिडरेशन होना चाहिए सर, क्योंकि जब तक कंसिडरेशन नहीं है जीएसटी नहीं है सर। और कंसिडरेशन मतलब समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी होना चाहिए रिटर्न में, कुछ तो होना ही चाहिए सर। बचपन में आप लोग ये वर्ड पढ़े हो, याद है फाउंडेशन में, क्विड प्रो क्यू, समथिंग इन रिटर्न, कुछ भी होना चाहिए रिटर्न पे सर, अदर देन शेड्यूल 1 के आइटम, जहां पर कंसिडरेशन ना भी हो तो भी सप्लाई माना जाता है। शेड्यूल 1 हम आगे पढ़ेंगे सर। अब देखो इन्होंने कंसिडरेशन को डिफाइन किया, इन्होंने बोला सर कंसिडरेशन इंक्लूड्स, क्या क्या चीजें आती है सर, एनी पेमेंट मेड और टू बी मेड वेदर इन मनी और अदरवाइज, चाहे आप सामने वाले को मनी के टर्म्स में पैसा करो, पैसे का पेमेंट करो, या मनी के अलावा किसी और टर्म्स में भी पेमेंट करो, और अदरवाइज इन रिस्पेक्ट ऑफ और इन रिस्पॉन्स ऑफ, इन रिस्पेक्ट ऑफ मतलब आपके लिए सामने वाले ने कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड की उसके रिस्पेक्ट में, या इन रिस्पॉन्स मतलब जहां पर वो आपके लिए कुछ करके दे रहा है आप उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रहे हो पैसे के टर्म्स में, और फॉर द इंड्यूसमेंट ऑफ द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ वेदर बाय द रेसिपिएंट और एनी अदर पर्सन बट शेल नॉट इंक्लूड एनी सब्सिडी गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। बहुत अच्छी चीज लिखी हुई है सर। सर मैं आप लोगों को कोचिंग पढ़ा रहा हूं, आप मुझे टैक्स का पैसा दो, आपके पेरेंट्स दे मुझे चलेगा, आपके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दे मेरे को पैसा दे, कोई भी दे चलेगा, मेरे को पैसा आना चाहिए सर। पर सर कंसीडरेशन में क्या नहीं आएगा सर? कंसीडरेशन में वो नहीं आएगा जहां पर गवर्नमेंट आपको कोई सब्सिडी देती है सर, वो कंसीडरेशन नहीं होता सर, क्योंकि गवर्नमेंट जो हमें सब्सिडी देती है वो कोई भी चीजों की कॉस्ट कम करने के लिए देती है। अब अगर उसी को आप कंसीडरेशन मान लोगे और उसी पे जीएसटी लगा दोगे
तो फिर गवर्नमेंट आपको सब्सिडी क्यों दी फिर? तो इन्होंने पहले ही क्लियर कर दिया, जो गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है वो कंसिडरेशन में कभी नहीं आएगी, वो नहीं आएगी सर। क्योंकि गवर्नमेंट का पर्पस क्या है? सब्सिडी देने का, ताकि चीजों की कॉस्ट कम हो जाए। और अगर आप उसी पे जीएसटी लगाना चाह रहे हो फिर तो मतलब ही क्या हुआ गवर्नमेंट के सब्सिडी देने का। अगला ये देखो सर, ये देखो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट ऑफ फॉरबियंस, किसी के लिए पैसा नहीं देना, कुछ करके दे देना, प्रॉपर्टी दे देना, कोई गुड्स दे देना, कोई गाड़ी दे देना, कुछ भी दे सकते हैं। ऐसे कई लोग होते हैं जो अपने सीए को कार गिफ्ट कर देते हैं, यार तेरी इतनी फीस बनती है, इतने की कार ही ले ले यार, छोड़ना, खत्म कर, तेरा मेरा हिसाब बराबर। बहुत होता है सर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियंस, एक्ट और फॉरबियंस। कई बार ऐसा होता है, बिल्डर्स होते हैं ना, कई बार बिल्डर्स क्या होता है, कई प्रोजेक्ट्स में काम करते हैं, तो जो प्रोजेक्ट वाले लोग होते हैं ना, तो वो जो ठेकेदार होता है, जिन लोग बनाते हैं, उनको देने के लिए पैसे नहीं होते, तो उनको क्या करते हैं, एक दो फ्लैट दे देते हैं, ये ले भाई तेरा एक दो फ्लैट रख ले यहाँ का, क्योंकि पैसा तो नहीं है देने का, बट तू एक आध फ्लैट रख ले। ऐसा बहुत कॉमन है, मार्केट में जाके पता कर लो, बहुत कॉमन है ये चीजें। तो इन्होंने बोला सर मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियंस, फॉरबियंस मतलब किसी के लिए कुछ नहीं करने का पैसा देना। याद है, जैसे मान लो, एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो बाजू कोचिंग वाले मेरे पास आए, उन्होंने बोला सर कि अगर आप अरम इंस्टीट्यूट में पढ़ाना छोड़ दोगे तो हम आपको जिंदगी भर अपने पास रखेंगे। फॉरबियंस, कुछ नहीं करने के लिए, ठीक है, इन रिस्पॉन्स ऑफ और इन इंड्यूसमेंट टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज। फिर क्या नहीं आएगा सर? जो गवर्नमेंट की तरफ से हमें सब्सिडी मिलती है। तीसरा इन्होंने बोला सर कंसीडरेशन में डिपॉजिट नहीं आएगा। मैं बोला ये क्या होता है? ध्यान से सुनना, मैं आपको एक अच्छा एग्जांपल देता हूँ, बहुत अच्छा प्यारा सा एग्जांपल, बहुत प्यारा सा एग्जांपल। अपन एयरटेल का घर में ना कनेक्शन लगवाते हैं वाईफाई का, तो एयरटेल वाला आता है मेरे पास, एयरटेल वाला बोलता है भैया शुरू में 2000 रुपये लगेगा भैया डिपॉजिट का। हाँ, बोला काय का 2000? बोले भैया वो कनेक्शन लेने का 2000 रुपये लगता है। मैं बोला वाह ये तो गजब है, मैं इससे अच्छा जियो का लगवा लेता हूँ। बोले नहीं ना भैया, आप बात तो पूरी सुनो, ये 2000 रुपये हम आपसे लेते हैं, अगले 3 बिल में इसको 2000 रुपये एडजस्ट कर देंगे हम आपका, 3 या 4 बिल, डिपेंड करता है आप कितने का प्लान ले रहे हो, 3 या 4 बिल में अगला 2000 रुपये एडजस्ट कर देंगे। मैं बोला अगला 2-3 बिल मेरे को नहीं देना पड़ेगा? बोले नहीं नहीं नहीं, 2-3 बिल आपको नहीं देना पड़ेगा, हम ये डिपॉजिट में से ही एडजस्ट कर देंगे। मेरा क्वेश्चन है, जो मैंने डिपॉजिट दिया क्या उसको कंसिडरेशन मानेंगे? क्या उस पर जीएसटी की बातें होंगी? हाँ बिल्कुल होगी। दूसरा केस, एयरटेल वाले ने मेरे को ऑप्शन दिया, भैया आप चाहो ना तो 3 महीने बाद, अभी तो नहीं, 3 महीने बाद आप चाहो तो ये अपना डिपॉजिट वापस ले लेना। मेरा क्वेश्चन, अब अगर वो मेरे को डिपॉजिट वापस कर रहा है क्या उसको कंसिडरेशन मानेंगे? नहीं। क्या उस पर जीएसटी की बात है? नहीं। मैं आपको इसलिए ये चीज समझाया, आज नहीं तो कल जब फ्यूचर में आप लोग गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करोगे तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में हमें डिपॉजिट करना पड़ता है शुरू में पैसे, तो शुरुआत में आप पैसे जमा करते हो तो डिपेंड ये करता है आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिलेगा तो फिर आगे बचा हुआ बैलेंस आगे काम होता है फिर, और नहीं मिलेगा तो वो डिपॉजिट का पैसा वापस मिल जाता है, मिलता है। टेंडर, गवर्नमेंट टेंडर्स निकलते, जाके पूछना कभी पेरेंट्स से, गवर्नमेंट टेंडर निकलते तो हमें पैसा शुरुआत में डिपॉजिट करना पड़ता है सर। आई बात समझ बैठा दिमाग में? तो कभी भी कोई पूछे सर कोई डिपॉजिट कंसिडरेशन है कि नहीं है, तो बोलना सर रुक जाओ पहले चेक करने दो वो डिपॉजिट के साथ आप कर क्या रहे हो। जैसे रेंट वाला, हॉस्टल वालों के साथ तो ये बहुत कॉमन है सर, हॉस्टल वाले बेचारे डिपॉजिट देते ही है शुरुआत में। अब बात ये हो रही है सर वो डिपॉजिट आगे एडजस्ट होता है कि वो डिपॉजिट रिफंड हो जाता है? अगर रिफंड हो जाता है तो सर वो कंसिडरेशन नहीं है, और वो अगर एडजस्ट हो जाता है तो वो कंसिडरेशन है, उस पर जीएसटी है। समझ आया? क्लियर हुआ? बैठा दिमाग में? मैं चाहता हूं इसको एक बार पढ़ो, ये सब पॉइंट्स पढ़ो आप लोग। ओ नालायक, ओ मोहन प्यारे, पढ़ना है ये पॉइंट्स, पढ़ो।
अब तो इसमें जो अमाउंट रेसिपिएंट पे कर रहा है डिस्काउंट, जैसे कि डिस्काउंट के या तो डिस्काउंटेड अमाउंट में नहीं ना, तो ओरिजिनल अमाउंट तो उसकी फिर जीएसटी कैलकुलेट करेंगे ना अपन, डिस्काउंटेड अमाउंट में करेंगे। डिस्काउंटेड अमाउंट पे। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अपन फोन खरीदने जाते हैं, कई सारी चीजें खरीदने जाते हैं, अभी दिवाली आ रही है, डिस्काउंट्स लगेंगे सर, दिवाली पे तो डिस्काउंट्स रहेंगे ही ना सर। तो सिंपल सी बात है, अगर डिस्काउंट रहेगा 10,000 की चीज है आपको 8,000 में मिल रही है, तो 8,000 पे जीएसटी की बात होगी, 10 में नहीं होगी। ठीक है, केस में जो कॉस्ट में लगेगा। डिपेंड कर रहा है सब्सिडी कौन दे रहा है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है तो कंसिडरेशन में नहीं आता, अगर गवर्नमेंट नहीं दे रही है तो कंसिडरेशन में आएगा। काट के हाँ। ये डिपॉजिट वाला जो किस्सा कहानी है ना, ये सबसे ज्यादा हॉस्टल वाले लोगों के साथ बहुत होता है, गवर्नमेंट टेंडर, हॉस्टल्स, ये सब में डिपॉजिट बहुत कॉमन कहानी, बहुत कॉमन, बहुत कॉमन। आप किसी भी रेंट वाले लोगों से बात कर लो, सब डिपॉजिट देते ही है, कोई 1 महीने का देता है, कोई 2 का, कोई 3 का, सबको डिपॉजिट देना पड़ता है। यहाँ तक क्लियर हुआ? बढ़े आगे, चलो अब अगला ध्यान देना सर, अगला बड़ा प्यारा है सर, एकदम मस्त, एकदम मस्त। आपको पता है एग्जीबिशंस होते हैं पेंटिंग्स वगैरह के, सुने हो, पेंटिंग्स से एग्जीबिशंस होते हैं, कई एग्जीबिशंस लगते हैं जहां पर लोग पेंटिंग्स वगैरह सेल आउट करते हैं, और कई लोग तो एग्जीबिशन में पेंटिंग अपनी लगाते हैं। अब बात ये होती है, मान लो मैंने पेंटिंग बनाई और मैं पेंटिंग बना के एग्जीबिशन में पेंटिंग लगाया, बात ये होती थी सर मैं पेंटिंग लगाया तो क्या पेंटिंग लगाने पे वहां पर जीएसटी होगा? नहीं, सरकार बोली लगाने पे नहीं है सर, पर मान लो कोई आगे वहां पर आया और पेंटिंग आपकी पसंद कर लिया और खरीद लिया, तो जीएसटी। समझो मेरी बात, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैंने एग्जीबिशन में पेंटिंग भेजी और बिकी ही नहीं, और ऐसा भी हो सकता है बिक गई, अगर बिक गई तो जीएसटी है, पर अगर नहीं बिकी, सिर्फ एग्जीबिशन में रखी हुई है, तो जीएसटी नहीं है। मैं आपको इसलिए बोल रहा हूं, बात समझो, आपको ये छोटा लग रहा होगा, पता है आपको दुकान में, कई सारे किराना दुकान में लोग जो आते हैं ना, उन लोग बोलते हैं भैया मेरा माल रख लो डिस्प्ले में, बिका तो ठीक, नहीं बिका तो मैं वापस लेके चले जाऊंगा। ऐसा बहुत कॉमन है किराना दुकान में। आप जाना जनरल स्टोर वाले लोगों के पास, कई सारे, बालाजी चिप्स कैसे चला है सर, ऐसे ही तो चला है, बालाजी वाला बोला मेरा माल रख ले, चला तो ठीक, नहीं चला तो मैं ले जाऊंगा वापस। अबे रखे हुए माल पे जीएसटी नहीं होता, वो खरीदा थोड़ी के अभी जो जीएसटी हो जाएगा। हाँ, अगर वो शेल्फ से बिक गया तो जीएसटी है सर, नहीं तो नहीं है। बहुत ब्रांड्स ये काम करते, बहुत ब्रांड्स, बहुत ब्रांड्स। अगला, सप्लाई किससे रिलेट होना चाहिए सर? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस से रिलेट होना चाहिए। अगर बिजनेस या बिजनेस के कोर्स में आएगा तभी जीएसटी की बात है, नहीं तो नहीं है, नहीं है। आपको ये छोटा लगेगा, बहुत बवाल चीज है। लोग जीएसटी से बचने के लिए क्या क्या बचते हैं, अरे बाप रे बाप, बाप रे बाप, आप सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अच्छा एक बात बताओ, मैं अपनी बुक का प्रिंटिंग और बुक का सप्लाई का काम क्या आउटसोर्स कर सकता हूं? कि मैं नहीं करूंगा ये बुक का काम, किसी और को दे सकता हूं? मेरा क्वेश्चन है, अब अगर मैंने किसी और को दे दिया, मैं ये काम ही नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूं, तो मेरा क्वेश्चन है, अभी भी तो मेरी बुक बिक रही है ना, तो क्या अभी भी जीएसटी है? बुक तो आपकी है ना, इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रिंट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपकी है। हाँ, बुक तो मेरी इच्छा है, बुक मेरी इच्छा है, बट अब मैं ये सब काम नहीं देख रहा हूँ बेचने का, मेरा काम सिर्फ पढ़ाना हो रहा है। क्या लगता है जीएसटी लगेगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल जीएसटी है। सरकार बोली ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को आप छोटा मत समझो, ये बहुत बवाल चीज है सर, बहुत बवाल। आप हार्डवेयर में सोच के देखो, अरे बाप रे बाप, हार्डवेयर का तो माई बाप नहीं है कनेक्शंस का, क्योंकि सर हार्डवेयर में ही बहुत ज्यादा कनेक्ट करता है चीजें। जो आदमी सैनिटरी के आइटम्स बेच रहा है, वो एक ना एक कारीगर ऐसे पकड़ के बैठा है जो सैनिटरी का आइटम फिट भी करेगा।
मैं क्या बोल रहा हूँ समझ आ रहा है? ऐसे कुछ ना कुछ लोगों को मतलब वो स्टाफ लोगों को पकड़ के रखा है जो सैनिटरी का आइटम फिक्स करेंगे। तो मैंने ऐसे ठेकेदार लोगों से बात करके रखी है जो सैनिटरी का आइटम फिक्स करके देंगे। आप जितने भी दुकान है ना, ये जितने भी हार्डवेयर वाले, जाके बात कर लो, इनकी सबकी कोई ना कोई पहचान होगी, कोई ना कोई किसी ना किसी के पास नंबर होगा। क्योंकि जहां मैं नल लेने गया हूं ना, मैं उससे पूछूंगा भैया नल फिट करने वाला आपका कोई पहचान का है क्या? ऑब्वियसली होगा। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आपको ये छोटा लग रहा है, ये बहुत बवाल चीज है सर, कि कोई चीज हमारे बिजनेस से रिलेट करती है। ये इंक्लूड दिया है, इसको रीड करना चाहो तो रीड कर सकते हो, बाकी आप छोड़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड कर सकते हो सिर्फ ना। ये वाला पार्ट तो कंप्लीट कर ले, कितना बचा है? थोड़ा सही है, थोड़ा सही है। इसको आप चाहो तो रीड, मैं चाहता हूँ आप ये वाले एग्जाम्पल्स पढ़ो सर, ये बड़े प्यारे एग्जाम्पल्स पढ़ो इसको। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, बहुत प्यारे एग्जाम्पल है। एक तो डिस्कस किए सारे अकाउंट। फ्री सैंपल, ये बहुत कॉमन है। फ्री सैंपल तो मेडिकल वगैरह, किराना दुकान में तो बहुत कॉमन है। फ्री सैंपल की कहानियां बहुत कॉमन है। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कार वाला भी पढ़ो, अच्छा एग्जाम्पल है, पढ़ो। क्योंकि एग्जाम में ही आता है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। लोग ये भूल जाते हैं चेक करना कि जो आदमी बेच रहा है वो उसका धंधा है कि नहीं है, वो भी तो चेक करो सर। खरीद रहा है, हो सकता है उस आदमी का धंधा हो, बट जो बेच रहा है उसका भी तो चेक करो। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। ये देखो, ये वाला बड़ा प्यारा है, कार्तिक आर्यन। करो कुछ नहीं। एक बात बताओ, एक्टर होके पेंटिंग किया और उसको बेच दिया, उसको उसने बोला सप्लाई है, क्यों? सब यार नहीं है। टैक्स और इनकम टैक्स दोनों चैरिटेबल ट्रस्ट है। देख, सेल ऑफ पेंटिंग बाय द एक्टर क्वालिफाइज एज सप्लाई, है सप्लाई। मैं वही तो पूछ रहा हूँ कैसे। सर जिसको बेचा हो उसके काम उसके लिए। सर एक्टर है, एन एक्टर इज एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट मतलब पेंटर्स भी आते हैं सर। इसीलिए बोल रहा हूँ, इतना मजाक ना समझो जीएसटी को जितना आप लोग लाइटली ले रहे हो, ठीक है? बहुत बवाल चीज है जीएसटी। अच्छा, उसके बाद उसने जो बेच के पैसा आया उसको डोनेट भी कर दिया। सरकार बोलती घंटा में फर्क पड़ता है, तूने डोनेट किया, हमें कोई मतलब नहीं है, तू डोनेट कर ना कर। तूने अगर अपनी पेंटिंग बेची तो जीएसटी लगेगा। मैं बोला अरे वो जो पैसा है उसको तो डोनेट कर दिया, अच्छी चीजों में लगाया। सरकार बोली हम बोले थे अच्छी चीजों में लगाने, जीएसटी तो लगेगा, तू मत लगा अच्छी चीजों में। पढ़ो पढ़ो, एक से एक चीज है सर, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, अच्छे एग्जाम्पल है, इन्हीं से तो एग्जाम में आता है सर। आजकल रायपुर में भी ये चालू हो गया, घोड़ों पे पैसा लगाना, पता है कि नहीं? नहीं। कहाँ रहता है, चालू हो गया रायपुर में, वीआईपी रोड में चालू हो गया। तो हॉर्स राइडिंग चालू है ना। नहीं नहीं, चालू हो गई है, हॉर्स रेस भी चालू हो गई है। मुंबई में जन्मों से चल रही थी, रायपुर में चालू है, रायपुर में भी चालू हो गई है। अगला सोसाइटी वाला पढ़ना।
जितने लोग सोसाइटी में रहते हैं उन्हें ये चीज जरूर पता है सर। क्या सोसाइटी अपने मेंबर्स को सर्विसेज देती है? हाँ बिल्कुल, क्लब की रहती है, जिम की फैसिलिटी रहती है, पार्क की फैसिलिटी रहती है, बहुत सारी रहती है, और उसके लिए हर मेंबर कुछ ना कुछ पैसे देता है, सब देते हैं, सरकार वाली सप्लाई है, क्या दिक्कत है? अगला पढ़। अगला पढ़ लो तो फिर मेरा एक क्वेश्चन है। एमएम पंच सिटी गए हो रायपुर में? अबे सुने तो होगे, नहीं भी गए होगे तो फीस मेरे ख्याल से 500-600 कुछ इसी लेवल पे है, आसपास में। जीएसटी है कि नहीं है? तो मेरा क्वेश्चन, ये सोलार पार्क सुने हो, ऊर्जा पार्क, जीएसटी है कि नहीं है? ऊर्जा पार्क में कंसिडरेशन थोड़े पे कर रहे हैं हम लोग। क्या बात करते हैं, 20 रुपए देना पड़ता है एंट्री के लिए? मैं तेरे को बता रहा हूँ 20 रुपए, वो भी कब, मैं किस जमाने में गया था तब 20 रुपए, अभी तो रामी मालिक के कितना ले रहे हो। ऊर्जा पार्क किसी प्राइवेट थोड़ी है। अच्छा चल, काना, काना तो गए होगे कभी, कभी ना कभी जिप्सी में जाते हैं ना, 6,000 रुपये लेते हैं मेरे ख्याल से, 6 या 7 कुछ ऐसे ही है, अप्रोक्स अप्रोक्स, डिपेंड अपॉन कि तुम नाइट सफारी कर रहे हो, क्या क्या है, क्या बताओ। जीएसटी है? बाजी तेरी मेरी शर्त। अरे यार ऐसे पलटा मत कर यार बाजी, मैं शर्त ही लगा रहा था यार। नहीं नहीं, देखा करो यार, ध्यान क्यों नहीं देते हो, मजेदार होती है चीजें। आज के बाद कसम खा लो, जब भी घूमोगे, भले लड़ना नहीं है वहां खड़े होके, पर ध्यान तो दे सकते हो कि कौन जीएसटी मुझसे ले रहा है, कौन नहीं ले रहा है, समझ तो है कहाँ लग रहा है और कहाँ मेरी नहीं लग रही है। क्योंकि आप समझो, आप काना जा रहे हो तो रिसोर्ट पे रुक रहे हो, और रिसोर्ट पे जीएसटी है, मेरा चैलेंज है रिसोर्ट पे जीएसटी है, कोई भी रिसोर्ट पे आप जा रहे हो तो जीएसटी है। फिर वही बात है, हम जिप्सी में जा रहे हैं, जीएसटी नहीं ले रहा साला। अरे बात समझ, देखा करो, ध्यान दिया करो। ऊर्जा पार्क जाओगे जीएसटी नहीं है, ठीक है, ऊर्जा पार्क जाओगे जीएसटी नहीं है, पर मैं एमएम जा रहा हूँ जीएसटी है। अच्छा ये कंसर्ट वगैरह ये जो आते नहीं है, क्या नाम है, स्टैंड अप कॉमेडियंस, रायपुर में आते हैं ना, कई लोग आते रहते हैं, तो मेरा क्वेश्चन जीएसटी देख ले बाजी, सोच ले, 2 बार और सोच ले। किस पे बोल रहे हैं, ये स्टैंड अप जो आ रहे हैं? नहीं है, क्योंकि जितने स्टैंड अप्स आते हैं उनकी टिकट की फीस होती है 499, और 500 के नीचे जीएसटी नहीं है। हाँ तो ये बोल, ये जो कंसर्ट होते हैं, बड़े बड़े सिंगर्स आते हैं, और इन लोग आते हैं जो, जिनकी फीस होती है कंसर्ट की 2-2,500 रुपए, 5,000 रुपए, इनमें जीएसटी है सर। हाँ तो 800 वाले में जीएसटी है ना, 500 के ऊपर जीएसटी है। हाँ जनरली जितने स्टैंड अप से 499 में आते हैं। हाँ टिकट कितने की है डिपेंड करता है, कॉन्सर्ट वगैरह होता है तो वो तो महंगे ही होते हैं, 500 से ऊपर के ही कॉन्सर्ट की टिकट होती है, तो उस पर जीएसटी है। तो देखा करो, ध्यान दिया करो, बड़ी मजेदार चीज है, बड़ी मजेदार चीज है। देखो जीएसटी बोरिंग नहीं है, पर अगर आप इसको नोटिस करने लगो तो मजेदार है, अदरवाइज बोरिंग लगने लग जाएगा। बड़ी खतरनाक चीज है जीएसटी, आप बहुत सारी जगह इग्नोर हो जाते हो। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, आप मॉल जाते हैं, मॉल में सभी कभी ना कभी गाड़ी की पार्किंग का पैसा तो दिए ही होंगे, कार की बात कर रहा हूँ मैं, चलो टू व्हीलर छोड़ दिया, कार पे अपन पार्किंग पे देते हैं, जीएसटी है कि नहीं है? सोच ले, बताओ भाई, बताओ। सर है, बट आप लोगों को अलग से मेंशन नहीं करते है। हाँ लिखते नहीं है, बट है जीएसटी, वो जो 30 रुपए या जितना भी ले रहे होंगे, 20, 30, 40, 50, उस पे जीएसटी होता है। सप्लाई शुड बी मेड बाय टैक्सेबल पर्सन, मैंने आपको बताया था सर,
ऐसा कोई भी बंदा जो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर। लाइबल टू रजिस्टर कौन होता है ये बताओ। रजिस्टर्ड तो आप समझ गए, पाजी रजिस्टर्ड, जीएसटी नंबर है भाई के पास। लाइबल टू रजिस्टर ज्यादा है पर चोर है साला, रजिस्टर नहीं करा। लाइबल टू रजिस्टर ये सब टैक्सेबल पर्सन है। और इंडिया में बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिसका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है बट रजिस्टर नहीं करा है। बहुत लोग है, बहुत लोग। अगला टैक्सेबल सप्लाई होना चाहिए। दारू आ रहा है तो कुछ चीजें जिन पे जीएसटी नहीं है तो फिर उस पर बात ही नहीं करते, हम उसको सप्लाई नहीं मानते। समझ आया? ये 5 पैरामीटर्स क्लियर हुए सबको? तो अगर ये 5 पैरामीटर सेटिस्फाई होते हैं तभी जीएसटी है सर, तभी सप्लाई है तभी जीएसटी। और अगर सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं है। समझ आ रही बात? हाँ, सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। बड़ी खतरनाक चीज है सर, बड़ी खतरनाक चीज। तो मैं आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ये अभी गणपति बप्पा जी को बैठाएंगे, फिर दुर्गा माता आएंगी, पंडित बैठता है सर। बड़े बड़े पंडाल में देखना पंडित आता है, छोटा पंडाल भी होगा तो पंडित आता है पूजा करने, सवेरे शाम डिपेंड करता है जब। मेरा क्वेश्चन ये, पंडित जो पूजा कर रहा है उस पर जीएसटी है कि नहीं? सोच लो। मैं तो आप लोग से पूछ रहा हूँ, कभी ना कभी तो यार देखे ही होगे सर। जीएसटी है बट सरकार लेती नहीं है, एग्जाम करके बैठी हुई है, लेती नहीं है। लेगी इतना तो तलवार निकल जाएगी लोगों की, क्योंकि रिलीजन पे बात उड़ जाएगी ना, रिलीजियस हो जाएगा चीजें, तो रिलीजियस चीजों पे नहीं हो सकती जीएसटी। जीएसटी बहुत बवाल है, अभी अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे, आप लोग सीखोगे। मेरा क्वेश्चन, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन। लो भाई, मूर्ति खरीदते हैं गणपति बप्पा की, इतनी महंगी महंगी मूर्तियां होती है और बड़ी बड़ी मूर्तियां होती है, बताओ जीएसटी? क्योंकि मूर्तियां सस्ती नहीं होती है सर। बड़ी मूर्ति जाओगे तो लाख 2 लाख 5 लाख की भी मूर्तियां होती है, मैंने देखा है सर। तो मेरा क्वेश्चन, जीएसटी मूर्तियों पे जीएसटी है, देते नहीं है, नहीं देते नहीं है। क्योंकि कारण क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। रीजन ये होता है, ये जितने मूर्ति काम करने वाले लोग हैं ये टेम्परेरी करते हैं। मतलब अभी गणपति बप्पा की मूर्तियां बिकेगी, इसके बाद साल भर नहीं चलती है, फिर साल भर ये बेचते ही नहीं है। तो सरकार इनको दिमाग नहीं लगाती, इनको पकड़ ही नहीं रही है, क्योंकि इनको पता है सरकार को कि ये मतलब सिर्फ और सिर्फ ये गणपति के टाइम पे होने वाला है ये काम, इसके बाद साल भर ये काम ही नहीं करेंगे। अगर साल भर गणपति बप्पा की मूर्ति चलने लग जाएगी ना तो सरकार फिर इनको पकड़ पकड़ के जीएसटी लेना चालू कर देगी। अभी सरकार इसलिए दिमाग नहीं लगाती क्योंकि सरकार को ही पता है ये सिर्फ अभी बनाएंगे मूर्ति, इसके बाद साल भर होती नहीं कहानी है। फिर साल भर इतनी बड़ी बड़ी लाखों की मूर्तियां नहीं बिकती है, छोटी छोटी मूर्तियां बिकती है फिर। हाँ रहता है ना। आप जैसे आजकल पता है अपन मार्बल के भी भगवान ले सकते हैं, मार्बल के जीएसटी है उसमें है। तो मार्बल वाले किसी से भी जाके ले ले, अच्छे दुकानदार से, छोटा दुकानदार नहीं, अच्छे दुकानदार के पास जा और मार्बल वाले भगवान की मूर्ति ले ले, उस पर जीएसटी है। बड़ी जबरदस्त चीज है अभी जीएसटी में, बहुत सारी चीजें आपको सीखना है, बहुत सारी। जैसे एक छोटा सा अगर बताऊं तो, चलो क्लासेस तो अपन आराम से ऑफ कर लेते, बट एक सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, कोई अगर मर गया तो शमशान घाट तो डेथ सर्टिफिकेट में जीएसटी। सोच लो, बस यही लास्ट है।